नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यू एग्जामपुर में स्वागत है। मैं नरेंद्र मीना आज आपके लिए लेकर आया हूँ अपनी पहली क्लास में बाल मनोविज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चंस, जिसमें दोस्तों हम इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहें, क्योंकि ये किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा और किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों हम बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए दोस्तों, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, या बर्नन ने, या स्टर्न महोदय ने? बताइए दोस्तों किसने किया था? तो दोस्तों हम आपको बता दें, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वह दोस्तों चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था। दोस्तों स्पीयरमैन के अनुसार मनुष्य की बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है, सामान्य कारक जिसे जी कारक भी कहते हैं, और दूसरा दोस्तों विशिष्ट कारक जिसको एस फैक्टर कहा जाता है। दोस्तों उनके अनुसार व्यक्तियों का प्रदर्शन जी कारक और एस कारक के द्वारा निर्धारित होता है। तो दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प बी बिल्कुल सही है। दोस्तों कौन कौन से कारक बताए हैं? जी फैक्टर और दोस्तों दूसरा एस फैक्टर। तो दोस्तों ये दो कारक बताए थे जिनको सामान्य कारक और विशिष्ट कारक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया है? बताइए दोस्तों, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों कौन सा किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, या चित्रांकन परीक्षण? दोस्तों हम आपको बता दें, डॉक्टर एस जलोटा ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में जो प्रशिक्षण प्रतिपादित किया है उसका नाम है दोस्तों साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम? बताइए दोस्तों कौन सा शामिल नहीं है? हम आपको बता दें दोस्तों, सीखने के जो मुख्य नियम हैं वे कौन कौन से? तो दोस्तों पहला नियम तत्परता का, दूसरा अभ्यास का, तीसरा है प्रभाव। जबकि बहु अनुक्रिया का नियम एक गॉड नियम है। कैसा दोस्तों? गॉड नियम है। दोस्तों हम आपको बता दें, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम प्रतिपादित किए। कौन कौन से दोस्तों? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसके अलावा इन्होंने सीखने के कुछ गॉड नियम भी दिए दोस्तों, जिनको हम आपको बता दें कौन कौन से नियम इन्होंने दिए। दोस्तों हम आपको बताते हैं जो गॉड नियम दिए थे, तो पहला था बहुअनुक्रिया का नियम, और दोस्तों दूसरा था मानसिक स्थिति का नियम। कौन सा दोस्तों? मानसिक स्थिति का नियम, मानसिक स्थिति का नियम। और दोस्तों इसके अलावा था आंशिक क्रिया का नियम। कौन सा दोस्तों? मानसिक क्रिया का नियम। तो दोस्तों ये कुछ नियम थे जो उन्होंने गॉड नियम के नाम से दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है दोस्तों किसका? डम्बेल का, रॉस का, मन का, या मैकडूगल का? बताइए दोस्तों ये कथन किस महोदय ने कहा था? तो दोस्तों हम बता दें, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण एक अवधान है, यह कथन दोस्तों डम्बेल महोदय ने कहा था। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो दोस्तों किसने वर्गीकृत किया था 14 प्रकार में? तो दोस्तों हम आपको बता दें, मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार से जो वर्गीकृत किया था मैकडूगल महोदय ने किया था। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? तो दोस्तों किसने दिया था ये कथन? ये दोस्तों एक परिभाषा है जो कि हरलॉक महोदय ने दी थी। इसने दोस्तों हरलॉक महोदय ने कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत? बताइए दोस्तों। दोस्तों हम आपको बता दें, अनुकूलित
प्रत्यावर्तन का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। कौन सा दोस्तों? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है ये सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसके अलावा जो बाकी सिद्धांत हैं दोस्तों वो विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में विकल्प ए बिल्कुल सही है। बाकी जो ये 3 सिद्धांत हैं दोस्तों, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंधवाद का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये दोस्तों तीनों संबंध, ये तीनों संबंध किससे दोस्तों? विकास के सिद्धांत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का विकास, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। बताइए दोस्तों कौन सा है? दोस्तों हम आपको बता दें, जो द्रुतगामी विकास का नियम है ये शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, जो कि शारीरिक विकास से संबंधित है। दोस्तों बाल्यावस्था में बच्चों का शारीरिक विकास बहुत ही अत्यंत तीव्र गति से होता है, ये भी बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। इसलिए दोस्तों जो द्रुतगामी विकास का नियम है ये किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं दोस्तों कौन से? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। बताइए दोस्तों क्या है? हम आपको बता दें दोस्तों, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या क्या आता है जिससे दोस्तों बच्चे के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है? वो किस किस का पड़ता है? माता पिता का दोस्तों, किसका? माता पिता का, भाई बहन का, भाई बहन का, रिश्तेदारों का, और दोस्तों इनके अलावा पड़ोसियों का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जो हमारे परिवेश में घटित होता है उसका प्रभाव बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? दोस्तों फ्राइड ने किया था, यूंग ने कहा था, मन ने किया था या अल्पोर्ट ने किया था? बताइए दोस्तों किसने किया था? हम आपको बता दें दोस्तों, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? दोस्तों ये किया था तुम्हारे यूंग महोदय ने। किसने दोस्तों? यूंग महोदय ने। दोस्तों इनके अनुसार एक अंतर्मुखी व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसकी रुचि आमतौर पर अपनी भावना और विचारों की ओर इशारा करती है। मतलब वो दोस्तों अपने ही कामों में बिजी रहता है, अपने मन ही मन कार्यों में लगा रहता है। जबकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होता है दोस्तों वो सभी से हंसमुख प्रवृत्ति का होता है और सभी से बातचीत करने वाला होता है और वो सामाजिक क्रियाओं में भी भाग लेने वाला होता है। और दोस्तों जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के जो बच्चे होते हैं वो बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा संपर्क रखते हैं। तो दोस्तों अंतर्मुखी व्यक्तित्व बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? यूंग महोदय ने किया था। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन विकल्प भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। दोस्तों किसका मापन करे? व्यक्तित्व का, बुद्धि का, पढ़ने की दक्षता का, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हम आपको बता दें, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण जो मापन करता है वो दोस्तों बुद्धि का मापन करता है। किसका दोस्तों? बुद्धि का मापन करता है। दोस्तों जो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण है ये दोस्तों संज्ञानात्मक क्षमता के 5 कारकों का मापन करता है, जिसमें दोस्तों हम किस किस का मापन करेंगे? तर्क शक्ति का, ज्ञान का, मात्रात्मक तर्क शक्ति का। किसका दोस्तों? मात्रात्मक तर्क शक्ति का। और इसके अलावा दोस्तों कार्य स्मृति का, और दोस्तों इसके अलावा दृश्य स्थानिक प्रसंस्करण का मापन करता है। दोस्तों इसके अनुसार स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करेगा? दोस्तों बुद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो दोस्तों ये कथन किसने कहा था? अधिगम, अनुभव और व्यवहार में प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो दोस्तों ये किसने कहा था? गेट्स ने, स्किनर ने, क्रॉनबैक ने, मॉर्गन ने। दोस्तों बताइए किसने कहा था? दोस्तों हम आपको बता दें ये गेट्स महोदय ने कहा था कि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन में विकल्प ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असंयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं हो सकता? तो दोस्तों हम आपको बता दें, विद्यालय का असंयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं हो सकता। दोस्तों अधिगम के पठार जो होता है वो एक ऐसी स्थिति होती है जब व्यक्ति सीखने की क्षमता में, व्यक्ति की जो सीखने की क्षमता है उसमें प्रगति नहीं होती, मतलब व्यक्ति की सीखने की जो क्षमता है वो अवरुद्ध हो जाती है। तो दोस्तों इसके कुछ कारण हो सकते हैं जिसमें शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा तथा प्रेरणा की कमी आदि अधिगम के पठार के कारण हैं। दोस्तों कौन कौन से कारण हैं जो अधिगम के पठार के कारण बन सकते हैं? प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, ये अधिगम के पठार के कारण हैं, जबकि विद्यालय का असंयोग कारण नहीं है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह कथन उदाहरण होगा। दोस्तों किसका होगा ये उदाहरण? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, इनमें से कोई भी अधिगम अंतरण नहीं है। बताइए दोस्तों किसका उदाहरण है? हम आपको बताएं दोस्तों, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो दोस्तों ये उदाहरण पता है किसका होगा? ये होगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। किसका दोस्तों? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प भी बिल्कुल सही है। दोस्तों ऊर्ध्व अधिगम अंतरण के अंतर्गत जो हम पहले से अर्जित ज्ञान होता है हमारे पास, उसकी सहायता से हम समान प्रकार के कार्य और समान प्रकार की समस्या को हल करने के लिए हम जो पहले से ज्ञान होता है उसका प्रयोग करके उस समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस तरह के उदाहरण को हम ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहेंगे। तो दोस्तों इसलिए एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो दोस्तों इसमें क्या है? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो दोस्तों संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर है वो दोस्तों क्या है? ज्ञान है। जब दोस्तों में ज्ञान होगा उसके बाद हमें क्या होगा? अवबोधन, उसके बाद अनुप्रयोग, फिर विश्लेषणात्मक चिंतन, फिर संश्लेषणात्मक चिंतन और बाद में मूल्यांकन। तो दोस्तों जो ज्ञान संप्राप्ति के जो स्तरों को बांटा था वो किसने बांटा था? ये ब्लूम महोदय ने बांटा था। और दोस्तों कैसे कैसे बांटा था? पहले था दोस्तों ज्ञान, उसके बाद था दोस्तों अवबोधन, उसके बाद अवबोधन, और फिर दोस्तों उसके बाद है पीएस ब्लूम ने जो बांटा था। अवबोधन के बाद दोस्तों क्या है? अवबोधन के बाद है दोस्तों अनुप्रयोग। और दोस्तों अनुप्रयोग के बाद क्या है? अनुप्रयोग के बाद है दोस्तों विश्लेषण। दोस्तों विश्लेषण, और इसके बाद क्या आएगा दोस्तों? संश्लेषण। क्या आएगा दोस्तों? संश्लेषण। इसके बाद दोस्तों संश्लेषण, और दोस्तों लास्ट में जो आएगा वो आएगा क्या? मूल्यांकन। तो दोस्तों इस तरीक़ा से बी एस ब्लूम महोदय ने जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति के जो स्तरों को बांटा था, किस तरीक़ा से बांटा था दोस्तों? पहले ज्ञान, फिर अवबोधन, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषणात्मक चिंतन, फिर संश्लेषणात्मक चिंतन, फिर उसके बाद दोस्तों मूल्यांकन। तो दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। निम्न में कौन से इससे भिन्न है? बताइए दोस्तों निम्न में कौन से इससे भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, या ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, या सामान्यकरण का सिद्धांत। बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सा इससे भिन्न है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत है वो इन तीनों से भिन्न है, क्योंकि दोस्तों ड्राइव रिडक्शन का जो सिद्धांत है प्रेरणा से संबंधित सिद्धांत है। दोस्तों जो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है किससे संबंधित है? प्रेरणा से संबंधित है। जबकि दोस्तों अन्य जो तीनों सिद्धांत बताते हैं ये क्या बताएं दोस्तों? सीखने के दौरान ज्ञान कैसे ग्रहण किया गया, कैसे संसाधित किया गया और कैसे कायम रखा गया, इन तीनों बातों को बताते हैं। जबकि ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत दोस्तों प्रेरणा को बताता है। इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, या फिर आध्यात्मिक बुद्धि से, या सामान्य बुद्धि से। बताइए दोस्तों गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? दोस्तों हम आपको बता दें, जो डैनियल गोलमैन का संबंध है वो संवेगात्मक बुद्धि से है। किससे दोस्तों? संवेगात्मक बुद्धि से। इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? गोलमैन का डैनियल
डैनियल गोलमैन। दोस्तों हम आपको बता दें जो संवेगात्मक बुद्धि क्या है। दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि व्यक्तियों की अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचान करने की एक क्षमता है। दोस्तों इसके द्वारा कोई व्यक्ति भावनात्मक जानकारी का उपयोग सोच और विचार या व्यवहार के मार्गदर्शन के लिए करेगा। और दोस्तों वातावरण के अनुकूल होने के लिए अपनी भावनाओं को भी मतलब समायोजित करेगा। दोस्तों वर्तमान समय में संवेगात्मक बुद्धि किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल एवं योग्यता की महत्वपूर्ण सूचक बन गई है। तो दोस्तों किस किस की सूचक बन गई है संवेगात्मक बुद्धि? तो दोस्तों ये बन गई है किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल और दोस्तों योग्यता के प्रमुख सूचक बन गई है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में विकल्प बी बिल्कुल सही है। डैनियल गोलमैन के अनुसार जो डैनियल गोलमैन है दोस्तों किससे संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? दोस्तों समझ के लिए, अनुप्रयोग के लिए, सृजनात्मकता के लिए या समस्या समाधान के लिए? बताइए दोस्तों शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाएगा? हम आपको बताएं दोस्तों शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन का जो प्रयोग किया जाएगा वो सृजनात्मकता के लिए किया जाएगा। दोस्तों किसके लिए? सृजनात्मकता के लिए किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों मानसिक उद्वेलन प्रतिमान शिक्षण की एक ऐसी तकनीक है जिसमें शिक्षण की इस तकनीक के द्वारा व्यक्तियों की सृजनात्मकता में सुधार किया जाता है। दोस्तों इस तकनीक में किसी समूह में समस्या समाधान के लिए समूह का प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है दोस्तों? अपने अपने विचार रखता है। तो दोस्तों इसलिए ये सृजनात्मकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों कैटल महोदय थे, थार्नडाइक थे, बर्नन था या स्किनर था? बताइए दोस्तों कौन थे? दोस्तों हम आपको बता दें बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के जो प्रतिपादक थे वो थे दोस्तों कैटल महोदय। दोस्तों इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जबकि कैटल के ही शिष्य जॉन एल हॉर्न ने इसे विकसित किया था। दोस्तों बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान में तरल बुद्धि से तात्पर्य है ऐसी समस्याओं के समाधान करने की क्षमता से है दोस्तों जिनके बारे में हमें पहले से कोई ज्ञान नहीं होता, जबकि क्रिस्टलीय बुद्धि कौशल, ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने की एक क्षमता भी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों किससे संबंधित है कोहलर? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से या अधिगम के सिद्धांत से? बताइए दोस्तों कोहलर महोदय निम्न में से किससे संबंधित है? हम आपको बताएं दोस्तों जो कोहलर महोदय हैं वह अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। क्योंकि दोस्तों कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित तो हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने क्या किया था? उन्होंने गैस्टाल्ट सिद्धांत के निर्माण में अपना योगदान दिया था, यानी गैस्टाल्ट थ्योरी में अपना योगदान दिया था दोस्तों कोहलर के अनुसार। और दोस्तों कोहलर के जो अन्य सिद्धांत है दोस्तों अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी है इनका एक। कौन सा दोस्तों? इनसाइट लर्निंग। कोहलर महोदय ने एक सिद्धांत और दिया था दोस्तों, कौन सा दिया था? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कौन सा दोस्तों? अंतर्दृष्टि शिक्षण का सिद्धांत भी दिया था। किसने दोस्तों? कोहलर महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों किसने किया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन? हॉल ने, हैंगॉर्टी ने, थार्नडाइक ने, स्किनर ने? बताइए दोस्तों। हम आपको बताएं दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था दोस्तों ये किसने किया था? ये किया था B.F. स्किनर ने। किसने दोस्तों? B.F. स्किनर ने। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन विकल्प बी सही है। दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें दोस्तों किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? दंड और पुरस्कार का। और किसका दोस्तों? दंड और किस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? दंड और पुरस्कार का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन में विकल्प भी बिल्कुल सही है। दोस्तों इन्होंने इसमें कहा है कि दंड और पुरस्कार के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं दोस्तों। कितने जोड़े होते हैं? सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों कितने जोड़े होते हैं? 22, 23, 24 या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों कितने जोड़े सामान्य गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं? दोस्तों हम आपको बता दें
मनुष्य के सामान्य संयुक्त कोशिकाओं गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 23 जोड़े होती है दोस्तों। कितनी? 23 जोड़े होती है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन का विकल्प बी बिल्कुल सही है दोस्तों। मनुष्य की संयुक्त कोशिका में जो कुल गुणसूत्र होते हैं तो दोस्तों इनके दुगने होंगे, यानी 23 दूनी 40 गुणसूत्र होंगे। कितने दोस्तों? 40 गुणसूत्र टोटल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? किसने किया था सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन? तो दोस्तों हम आपको बता दें, सीखने में प्रयास भूल के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था ये कहा था दोस्तों थार्नडाइक महोदय ने। किसने दोस्तों? थार्नडाइक महोदय ने इस सिद्धांत को दिया था दोस्तों। हम आपको बता दें, प्रयास और भूल सीखने की कैसी विधि है दोस्तों? यह एक मौलिक विधि है दोस्तों। इस विधि के अंतर्गत समस्या समाधान के लिए विविध प्रयास किए जाते हैं, मतलब अनेक प्रयास किए जाते हैं, तब जाकर दोस्तों हम समस्या का समाधान खोजते हैं। तो दोस्तों आपको याद रहना चाहिए प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थार्नडाइक महोदय ने किया था, जिसमें समस्या समाधान के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है तो दोस्तों मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु, या वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, या मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, या वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। बताइए दोस्तों बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र क्या है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, बुद्धि लब्धि निकालने का जो सही सूत्र है इनमें से मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाएगी दोस्तों? सीखने का वक्त, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान। तो दोस्तों हम आपको बता दें, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो दोस्तों उसको कहेंगे हम सीखने का पठार। क्या कहेंगे दोस्तों? सीखने का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं दोस्तों। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है, या मतलब किस अवस्था में विद्रोह की भावना पनपती है? दोस्तों किसमें? बाल्यावस्था में, शेष अवस्था में, पूर्व किशोर अवस्था में, मध्य किशोर अवस्था में। बताइए दोस्तों किसमें विद्रोह की भावना पनपने लगती है बच्चे के मन में? तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो पूर्व किशोर अवस्था है इसमें विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि दोस्तों जब बच्चे 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच होते हैं तो दोस्तों उनके मन में बहुत उथल पुथल होने लगती है, मतलब किशोर अवस्था की ओर चलना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों इस उम्र में बच्चों शारीरिक और मानसिक संरचना में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होता है, जिसके कारण उनमें विद्रोह की भावना उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों इस उम्र में बच्चों में स्वयं की पहचान की भावना विकसित होती है। तो दोस्तों इसी कारण वे पूर्व किशोर अवस्था में बच्चों में विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों वो चाहते हैं कि हमारी भी समाज में पहचान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है तो दोस्तों ये कथन किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने, या डी हॉल ने, या कॉल एंड ब्रुस ने। बताइए दोस्तों किसने कहा था? या ट्रेबल हॉल ने। तो दोस्तों हम आपको बता दें, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है तो दोस्तों ये कहा था क्रो एंड क्रो महोदय ने। इसलिए परिभाषा आपको याद रहनी चाहिए, अक्सर एग्जामों में पूछ ली जाती है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? दोस्तों किसने की थी? क्रेसमर ने, कैनन ने, यूंग ने, या स्प्रेंजर ने। बताइए दोस्तों किसने की थी? दोस्तों हम आपको बता दें, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की जो चर्चा की थी ये कैनन महोदय ने की थी। तो दोस्तों हम आपको बता दें किसने की थी ये चर्चा? ये कैनन महोदय ने की थी। जबकि दोस्तों क्रेसमर महोदय ने शारीरिक आधार पर चर्चा की थी। किस आधार पर दोस्तों? शारीरिक आधार पर चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं दोस्तों। इनमें से किन का नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? दोस्तों क्रो एंड क्रो का, गाल्टन का, वुडवर्थ का, या रॉस का। बताइए दोस्तों इनमें से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? हम आपको बताएं दोस्तों, सुजन शास्त्र के पिता से जिनका नाम जुड़ा है वे हैं गाल्टन महोदय। हम दोस्तों गाल्टन महोदय। दोस्तों सुजन शास्त्र का पिता यानी कि फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने 1883 ईस्वी में सुजन की शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। दोस्तों कब किया था सुजन की शब्द का पहली बार प्रयोग? 1883 में। तो दोस्तों इसलिए इन्हें सुजन के शास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सुजन शास्त्र में क्या होता है? मानव के आनुवांशिक गुणों में सुधार से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों पहला युग्म है, देखते हैं, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक ने।
ये सीखने की क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था? B.F. स्किनर ने। ये सीखने का क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। ये सीखने का समग्र सिद्धांत किसने दिया था? हॉल ने। दोस्तों इसमें जो सही सम्मिलित नहीं है वो विकल्प डी है, क्योंकि देखो सीखने का समग्र सिद्धांत हॉल महोदय ने नहीं दिया था, जबकि सीखने का उद्दीपक अनुवेश सिद्धांत थार्नडाइक महोदय ने दिया था। ये बात बिल्कुल सही है। सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत B.F. स्किनर ने दिया था, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया था, ये भी सही है, जबकि सीखने का समग्र सिद्धांत हॉल महोदय ने नहीं दिया था। इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी वैसे गलत है, लेकिन उत्तर इसका डी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और हाँ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। तो दोस्तों हम आपके लिए आगे से किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान की 2 से 3 हज़ार क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें हम ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।